हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम CLC सीकर। तो अपन ने कल क्या बात की थी? कल अपन ने बात की थी नेफ्रॉन की संरचना। और नेफ्रॉन की संरचना में अपन ने बताया था कि जो नेफ्रॉन है उसके अंदर ब्लड अभिवाही धमनी, जिसको अपन कहते हैं एफरेंट आर्टीरियोल के माध्यम से आता है, और वो एफरेंट आर्टीरियोल बोमेन संपुटक में प्रवेश करती है और वहां पर रुधिर केशिकाओं का यानी ब्लड कैपिलरीज का एक जाल बनता है। उस जाल को अपन क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। और उस जाल में से, उस ग्लोमेरुलस में से एक और धमनी जो बाहर की ओर जाती है, अभिवाही धमनी जो है वो बाहर की ओर निकलती है, जिसका नाम है इफरेंट आर्टीरियोल। और ये इफरेंट आर्टीरियोल आगे जाकर पीसीटी और डीसीटी के चारों ओर रुधिर केशिकाओं का पतला जाल बना देता है, और इस जाल को अपन कहते हैं परिकेशिकीय जाल यानी पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क। किसके चारों ओर? पीसीटी और डीसीटी के चारों। फिर हमने बात की कि पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क से यानी परिकेशिकीय जाल जो डीसीटी के और पीसीटी के सराउंड है, स्पेशली किसके सराउंड? डीसीटी के सराउंड है, उससे एक ब्लड कैपिलरीज यानी कि रुधिर वाहिनिका निकलती है पतली सी, जो हेल्ले के लूप के चारों ओर, हेल्ले का लूप के आकार क्या था? यू आकार, उसके चारों ओर चलती है, और वो हेल्ले के लूप से कुछ आवश्यक पदार्थों का वापस लेकर आ जाती है। जो काम के नहीं है वो बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, जो आवश्यक है वो वापस किस में आ जाएंगे? वासा रेक्टा के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, और उस संरचना को अपन कहते हैं वासा रेक्टा। और वो वापस आकर किस में आ जाती है? रीनल वेन में यानी वक्रीय शिरा में, और शिरा वापस खुल जाती है किसमें? इंफीरियर वेना केवा में। और इंफीरियर वेना केवा आगे ले जाकर ब्लड को कहां ले जाएगी? हार्ट के अंदर ले जाएगी। हार्ट उससे वापस लंग्स में भेजकर प्यूरिफिकेशन करेगा, जैसा सर्कुलेटरी सिस्टम में होता था। क्लियर? आज हम बात कर रहे हैं कि हेल्ले का लूप, पीसीटी, डीसीटी और बोमेन संपुटक मेडुला में, किडनी में किस तरह व्यवस्थित होते हैं। तो आप देखिए, आज अपन उसकी लोकेशन बताएंगे कि किस तरह से व्यवस्थित है। तो आप देखिए, जैसे माना कि अपन ने ये किडनी बना दी, मैंने ये किडनी बना दी है, और इस किडनी का ये धसा हुआ भाग अंदर की ओर क्या कहलाता है? हाइलम कहलाता, हमें पता है। और इसके अंदर वाला भाग है वो कहलाता है क्या? आपके रीनल पेल्विस। और इस रीनल पेल्विस के अंदर आपके स्थित रहता है कौन? ये मेडुला, ये लीजिए। और ये आगे रीनल पिरामिड। बिल्कुल यही संरचना है जो ऑलरेडी अपन पहले बना चुके हैं। ये आगे रीनल पिरामिड, और ये रीनल पिरामिड आपस में इंटरकनेक्टेड है। यहां से ये लीजिए साहब, ये हटा देता हूं लाइन, हमें पता है कि ये एरिया कौन सा? रीनल पेल्विस है। अब आप देखिए, ऊपर वाला ये जो भाग है ऊपर रह गया, ये कौन सा है? कॉर्टेक्स है, ये बात कर चुके हम। ये अंदर वाला जो डॉट के अंदर है वो कौन सा आ गया? मेडुला। ये जो पिरामिड है वो मेडुला में है, ये आ गया मेडुलरी पिरामिड। याद करो, एक बार रिवीजन हो रहा है। ये आ गया मेडुलरी पिरामिड, या दूसरा नाम इसका रीनल पिरामिड। क्लियर? अब इस मेडुलरी पिरामिड की अपन बात करें तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है कौन? कौन? नेफ्रॉन का हेल्ले का लूप। मेडुलरी पिरामिड के अंदर कैसे, इसको मैं जूम करके आपको बताता हूं कि किस तरह से इसके अंदर नेफ्रॉन व्यवस्थित होता है। तो इस मेडुलरी पिरामिड को मैं यहां पर जूम कर देता हूं। ये लीजिए, मैंने इस मेडुलरी पिरामिड को जूम कर दिया। यहां पर जूम करने के बाद में हमें पता है कि इस मेडुलरी पिरामिड के ऊपर वाला भाग कॉर्टेक्स है, और इस मेडुलरी पिरामिड के अंदर वाला भाग कौन सा है? मेडुला है। बाहर वाला वलकूट है, अंदर वाला मध्यांश है। ये, और यहां पर नेफ्रॉन किस तरह से व्यवस्थित है वो देखिए आप। नेफ्रॉन की व्यवस्था अपन को पता है, नेफ्रॉन का पहला भाग जो होता है उसका नाम है बोमेन संपुटक। बोमेन संपुटक के बाद में निकलती है समीपस्थ कुंडली नलिका, जिसको कहते हैं पीसीटी। फिर अपन कहते हैं हेल्ले का लूप, फिर कहते हैं डीसीटी। ये लीजिए, ये आ गया बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल
ये आ गया पीसीटी, ये आ गई डीसीटी, और ये लंबा वाला भाग जो है वो हेनले का लूप है जो मेडुला के अंदर है। ये लंबा वाला भाग क्या है? हेनले लूप है। ये डिसेंडिंग है, ये असेंडिंग है। उसमें भी दो होते हैं, एक बड़ा वाला थिक और एक छोटा वाला थिन। और उसके बाद में ये जो डीसीटी है आगे जाकर एक अन्य नलिका में खुल जाती है। ये लीजिए साहब उस नलिका का नाम, जिसको अपन कहते हैं ये इसमें आकर खुल जाएगी। ये लीजिए, ऐसे खूब सारी आपके डीसीटीज है जो इसमें आकर खुल जाती है। सारे डीसीटी है। ये तो एक अपन ने न्यूरॉन लिया है, अपन को पता है एक किडनी के अंदर लगभग 10 लाख यानी 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। क्लियर? इस तरह से आते हैं। लास्ट में इसका नाम हो जाएगा डक्ट ऑफ बेलेनी, यानी खूब सारी जब डीसीटी इसके अंदर खुल जाएगी तो पहले इसका नाम था कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग का मतलब क्या होगा? संग्राहक। किसका संग्राहक कर रही है? डीसीटी से आने वाले द्रव का। कलेक्टिंग डक्ट या नाम था कलेक्टिंग ट्यूब्यूल यानी नलिका। और अंत में ये बन जाती है क्या? डक्ट ऑफ बेलिनी। और ये आकर खुल जाती है किसके अंदर? आप सभी जानते हैं, इधर से आ रहा है यूरिन, इधर ही आ गया रीनल पेपिला। इधर देखिए डायग्राम में, इसमें ये कौन सा पार्ट है? रीनल पेपिला। ही है। रीनल पेपिला किसमें खुलता है? सबको पता है, माइनर कैलिक्स में। ये लीजिए, ये आ गई माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स यानी यूरिन अब किस में आएगा? माइनर कैलिक्स में आएगा। माइनर कैलिक्स से फिर खूब सारी माइनर कैलिक्स मिल जाती है, खूब सारे मेडुलरी पिरामिड की। तो अंत में क्या बन जाती है? बन जाती है माइनर से क्या हो जाती है? मेजर कैलिक्स। और मेजर कैलिक्स जाकर खुल जाती है किसके अंदर बताइए? रीनल पेपिला में। इसको अपन रीनल पेपिला नहीं, रीनल पेपिला तो ऊपर आ गया, फिर माइनर कैलिक्स, फिर मेजर, फिर आ जाए रीनल पेल्विस। किस में खुल जाएगी? रीनल पेल्विस में। इस तरह से यूरिन आएगा ऊपर से नीचे की ओर, देख लीजिए आप। और रीनल पेल्विस अंत में जाकर खुल जाता है किसमें? यूरेटर में। और यूरेटर आगे जाकर किसमें खुल जाएगा? इस तरह से यूरिन आता रहेगा। यूरेटर किसमें खुलेगा? बताइए आपको। मूत्रवाहिनी किसमें खुलेगी? यूरिनरी ब्लैडर में। और उसके बाद में बॉडी से बाहर निकल जाएगा मूत्र किसके माध्यम से? यूरिथ्रा से। ये मूत्र मार्ग से। ये पूरा रूट हो गया। कहां से कहां तक सुन लीजिए आप वापिस। सबसे पहले यहां पर एक धमनी आती है, उस धमनी का नाम बताइए। ये धमनी आ गई एफरेंट आर्टेरियोल। ये क्या बन गया इधर? ये आ गई एफरेंट आर्टेरियोल। इसका व्यास ज्यादा होता है। इफरेंट आर्टेरियोल, इसका व्यास कम होता है। बीच में कौन आ गया? ग्लोमेरुलस। ये पूरी किडनी की संरचना बन गई। देख लीजिए इसके अंदर नेफ्रॉन की। यहाँ से यहाँ या फिल्टर होकर फिर यहाँ से होता हुआ किसमें आएगा? इसमें। यहाँ से निकल जाएगा बाहर। तो सबसे पहले कहाँ आया? एफरेंट आर्टेरियोल। यानी इसकी बात करें तो बोमन कैप्सूल, पीसीटी, एलएलओ, डीसीटी और लास्ट में कौन आ गई? तीसरी सीटी। इसको अपन क्या कहते हैं? सीटी या कह सकते हो सीडी। बात एक ही है। ये रूट रहेगा पूरा यूरिन का पाथवे। क्लियर? नोट कीजिए इसे। फिर अपन बात करते हैं नेफ्रॉन के प्रकार। नेफ्रॉन दो प्रकार के होते हैं। एक सामान्य स्थिति में कार्य करने वाले, जब शरीर में जल की मात्रा, इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्य पदार्थ, इन सब की मात्रा, बॉडी फ्लूइड सब कुछ बराबर हो, उस समय कार्य करेंगे, यानी संतुलित अवस्था में, यानी नॉर्मल सिचुएशन में काम करने वाले नेफ्रॉन। दूसरे वो होंगे जब शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का इंबैलेंस हो, यानी सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट वगैरह का बॉडी में बैलेंस नहीं हो, ब्लड में पीएच ब्लड का डिस्टर्ब हो, या जल की कमी हो, शारीरिक द्रव्य कम हो, ब्लड का आयतन कम हो, बॉडी फ्लूइड कम हो, यानी डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो, निर्जलीकरण प्रावस्था के दौरान दूसरा नेफ्रॉन काम करेगा, उसका नाम अलग है। तो दो तरह के नेफ्रॉन होंगे, है ना, कार्य की दृष्टि के आधार पर। तो ये नोट कीजिए, फिर लगाइए हेडिंग नेक्स्ट, टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स। वासा रेक्टा आपको पता है, चलिए सर।
नेक्स्ट लगे टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के प्रकार। दो तरह के नेफ्रॉन, एक तो है जिसका नाम है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और दूसरे का नाम है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कौन सा है? जक्स्टा, JUXTA, जक्स्टा। जक्स्टा का मतलब होता है नजदीक, किसके? मेडुला के नजदीक, इसने नाम रखा गया है जक्स्टा मेडुलरी। जक्स्टा मेडुलरी। चलिए साहब, सबसे पहले बात करते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। देखिए, इस नेफ्रॉन का अधिकतम भाग, इस नेफ्रॉन का अधिकतम भाग कॉर्टेक्स में पाया जाता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट, ये नेफ्रॉन मेडुला भाग से दूर स्थित होते हैं। दोनों परिभाषा ऐसे ही ध्यान रखना है इसकी, स्थित होते हैं, इसलिए भी इसको क्या कहते हैं अपन? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तीसरा, इनका हेनले का लूप, हेनले का लूप पता ही है आपको, लूप छोटा होता है। उधर अंतर लिख लेंगे अपन, उल्टा कर लेंगे। नेक्स्ट, इसमें वासा रेक्टा किसके चारों ओर होता है? हेनले के लूप के चारों ओर रुधिर वाहिनियों का आवरण क्या कहलाता है? वासा रेक्टा। इनमें वासा रेक्टा अनुपस्थित या अत्यधिक, बहुत ज्यादा हार्षित, यानी कि रिड्यूस, यानी कि लगभग नहीं के बराबर होता है, बहुत छोटा होता है। जैसे अपने अंदर अपेंडिक्स होती है, तो अत्यधिक हार्षित यानी कि रिड्यूस्ड होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में काम करता है, इसलिए ज्यादा अवशोषण की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, यह सामान्य यानी कि नॉर्मल सिचुएशन में स्थिति में काम करता है। और ये लगभग होते हैं कितने? 80 से 85%। अब आओ जी, ये होते हैं 20 से 25% हो गए। पहली बात, इसका अधिकतम भाग मेडुला के पास पाया जाता है। ध्यान रखना, मेडुला के पास होता है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? जक्स्टा। जक्स्टा का मतलब होता है नियर, नजदीक। अभी बताऊंगा डायग्राम कैसे। इसका डायग्राम बना देता हूं। यहाँ पर देखो, पहले ये आ गया आपके मेडुलरी पिरामिड, ये नेफ्रॉन आ गया। देखो, इस तरह से दूर होता है, रहने का लूप थोड़ा सा ही होता है इसमें। ये DCT इधर, और ये आ गई डक्ट ऑफ बेलेनी या कलेक्टिंग डक्ट। ये देखिए, ये इस तरह से है। इसका हेल्ले का लूप छोटा ही है, देख लो, बिल्कुल छोटा है। और ये मेडुला से क्या है? थोड़ा दूर है, देख लो, दूर है कि नहीं?
इसमें देखना डायग्राम बनाऊं तब मैं आप। चलिए दूसरा पॉइंट, इसमें हेलने का लूप लंबा होता है। अगला, वासा रेक्टा पूर्ण विकसित होता है। यह जल की कमी या विद्युत अपघट्यों, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी के दौरान, जब शरीर में जल की कमी हो या सोडियम पोटेशियम, जिनको अपन कहते हैं विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो के दौरान कार्य करता है, यानी इमरजेंसी स्थिति में कार्य करता है, ये विपरीत परिस्थितियों में कार्य करता है। इसका डायग्राम देखो आप, ये आ गया मेडुलरी पिरामिड, ये आ गया रीनल पेपिला, और इसके अंदर आप देखिए डायग्राम, ये आ गया भूमन संपुटक, ये पीसीटी, ये हेलने का लूप, ये डीसीटी, और ये आगे इधर से कौन, आपको पता है ये कौन, कट सीटी, और सीटी आगे जाकर बन जाती है डक्ट ऑफ बेलेनी, ये जाकर। तो इसमें देखो आप बिल्कुल पास में है ये, और हेलने का लूप काफ़ी लंबा है। ये पीसीटी डीसीटी सब क्या है, ये पीसीटी है, ये डीसीटी है, सब क्या है पास में। इसमें देखो दूर है आप, ये पीसीटी कितना दूर है यहाँ से, ये देखो बीच में गैप है खूब सारा, ये डीसीटी भी खूब सारा गैप है, हेलने का लूप बिल्कुल छोटा है। ये दोनों में अंतर है, क्लियर। ये हो गया कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, ये लिखिए। फिर अपन बात करते हैं अगले पॉइंट में, अगले पॉइंट में अपन बात करेंगे कि मूत्र निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है, क्लियर। चलिए ये नोट कीजिए आप फटाफट। हो गया साहब, आगे बढ़े। चलिए चलिए सर अगला स्टेप लगाइए। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, यानी किस तरह से मूत्र निर्माण होता है।
इंग्लिश में लिखिए आप इसको, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, किस तरह से मूत्र का निर्माण होता है, अंग्रेजी में याद रखें, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। चलिए सर, कुल कितने स्टेप है इसके, स्टेप्स, मूत्र निर्माण के कितने स्टेप्स है? 3 स्टेप है। पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्या नाम है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा है पुनरावशोषण को अपन क्या बोलते हैं, रीअब्जॉर्प्शन, या इसका एक और नाम है ग्लोमेरुलर, यानी जो ग्लोमेरुलर से फिल्टर होकर आएगा, फिल्टर हो ग्लोमेरुलर से फिल्टर हो, क्या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अभी समझाऊंगा मैं क्या होता है ये। सेकेंड स्टेप है, उसका नाम है रीअब्जॉर्प्शन, यानी पुनरावशोषण। तीसरा है जिसका नाम है सीक्रेशन, यानी स्त्रवण। ये 3 स्टेप है साहब यूरिन फॉर्मेशन के। कौन कौन से? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, या दूसरा है रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा है सीक्रेशन। कैसे देखिए आप, जैसे डायग्राम बनाते हैं। ये मैंने बना दिया बोमन कैप्सूल, ये अपने बीसीटी और डीसीटी सारी बना दी मैंने। ये सारी इसी में है, पीसीटी भी है और डीसीटी भी है, इस लंबे पाइप में। ऐसे तो घुमाएंगे तो लंबा हो जाएगा। ये आ गया बोमन कैप्सूल, जो डबल वॉल स्ट्रक्चर है। ये अभी बात करेंगे, इसकी एक एक संरचना पढ़ेंगे अपने। क्लियर? चलिए सर, ये आ गया बोमेन डबल, यानी दोहरा आवरण है, 1 और 2, डबल वॉल स्ट्रक्चर। क्या नाम है इसका? बोमन्स कैप्सूल, यानी संपुटक। ये डबल का मतलब क्या हो गया? दोहरा भित्ति युक्त संरचना, दोहरी भित्ति युक्त संरचना, दोहरी भित्ति युक्त संरचना है, इसलिए इसको कहा गया है डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर। क्लियर? अब इसमें धमनी आती है, वो है एफरेंट, और यहां पर बनता है रुधिर केशिकाओं का जाल, जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलर। वापस निकलती है, उसका नाम है इफरेंट। व्यास किसका बड़ा है देख लीजिए आप। ये तो कौन सी है? एफरेंट आर्टेरियोल जो बड़ी है, इससे ब्लड ज्यादा आएगा। इधर कौन आ गया? कोशिका कुछ बोले तो ग्लोमेरुलस, सही बात है। और ये आ गई कौन सी? इफरेंट आर्टेरियोल, जिससे ब्लड आगे जाएगा। क्लियर? ये एफरेंट है, इससे ब्लड आता है। ये इफरेंट है, जिससे ब्लड आगे जाएगा। अब आप देखो, इधर से ब्लड आएगा ज्यादा, इधर से आएगा ज्यादा, क्योंकि हमें पता है एफरेंट आर्टेरियोल का व्यास इफरेंट आर्टेरियोल से अधिक होता है, ज्यादा होता है ना, अधिक होता है। ये बात हमें पता है, इसलिए ब्लड यहाँ पर क्या आएगा? ज्यादा। यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पर प्रेशर कम होगा, तो द्रव्य क्या होगा? फिल्टर होकर आएगा नीचे। आएगा कि नहीं आएगा? छनकर आएगा कि नहीं आएगा? चाय डालने छन्नी में से छन के नीचे आता है कप में, वैसे ही, और थोड़ा बहुत है उधर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ डायमीटर कम है। इसको अपन बोलते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं प्रोसेस नंबर फर्स्ट। क्या नाम था? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। छनकर किस में आया? बोमेन संपुटक में। नाम छनकर किससे आया है? ग्लोमेरुलर से। नाम क्या हो गया? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी ग्लोमेरुलर से फिल्टर होकर आया है। क्लियर? इस आने वाले द्रव को अपन बोलते हैं फिल्ट्रेट, यानी छनित द्रव। क्या कहते हैं? फिल्ट्रेट, FILTRAT। ये देखो TRA को साथ में लिखता हूं मैं, TRA, फिल्ट्रेट। जो छनकर आया वो फिल्ट्रेट है। करेक्ट? अब आप आगे देखिए, छनकर आ गया। अब इस छने हुए पदार्थ में से ये जो नीचे आ रही है, कौन है? ये देखो, ये आ रही है, ये वासा रेक्टा भी बनाएगी, ये ब्लड वैसल ही तो है। ये आगे नीचे, ये ब्लड लेकर आ रही है। अब इसमें से फिल्ट्रेट में से आवश्यक पदार्थ किस में आ जाएंगे? वापिस रुधिर केशिका में आ जाएंगे।
आवश्यक पदार्थ कहां से, पेरिटुबुलर नेटवर्क और वासा रेक्टा के अंदर आएंगे, जो हमारे शरीर को आवश्यक है वो वापस लेके आए। छानते इसलिए हैं कि वो छनने के साथ में छन जाते हैं, इसलिए काम की चीजों को वापस ले लिया जाएगा। इसे कहते हैं प्रोसेस नंबर 2। कौन सा, रीएब्जॉर्प्शन। क्लियर। अब ब्लड के अंदर मान लो कुछ आयन ज्यादा हो गए जो ब्लड की पीएच को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उन आयनों को भी डायरेक्ट यहां से तो आए नहीं वो, अब यहां से निकाल देंगे अपन वापस। यहां से छन के आते तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से निकाल देंगे, इधर आ जाएंगे। किधर से किधर देख लो आप, ये स्टेप नंबर 3। यानी नेफ्रॉन में से अगर ब्लड में जाए तो होगा रीअब्जॉर्प्शन, और नेफ्रॉन में से ब्लड में से वापस डायरेक्ट इसमें आए, किसमें, पीसीटी और डीसीटी में या हेल्ले के लूप में, तो वो हेल्ले के लूप में नहीं, पीसीटी और डीसीटी में से आए तो वो होगा सीक्रेशन, बोले तो स्त्रवण। उसको हिंदी में क्या कहते हैं, स्त्रवण। इसको क्या कहते हैं, पुनः अवशोषण, क्योंकि अवशोषण की क्रिया तो पाचन में होती है, यहाँ पर अवशोषण वापस होता है। और इसको कहते हैं छनना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा का मतलब होता है कम, फिल्ट्रेशन का मतलब छनन। बहुत कॉमन सा वर्ड है, तो ध्यान रखिए। 3 स्टेप है, कौन कौन से, पहले छन के आएगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा आवश्यक पदार्थों को वापस ब्लड में ले लिया जाएगा, वो हो जाएगा पुनरावशोषण, बोले तो रीअब्जॉर्प्शन। और ब्लड में कुछ चीजें ज्यादा है तो उनको वापस निकाल दिया जाएगा, उसे कहते हैं सीक्रेशन। क्लियर। ये लिखिए आप पहले, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। लिखिए फटाफट। हो गया। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। तो 3 स्टेप होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के लिए, कौन कौन से। पहला हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि बहुत कम मात्रा में रक्त का प्लाज्मा छनकर किस में आता है, ग्लोमेरुलस से बोमेन संपुटक में, उसे कहेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। या दूसरा नाम है ग्लोमेरुलस से फिल्टर होता है, इसलिए नाम रखा गया है तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेट में से जो फिल्टर होकर आया है बोमेन संपुटक में, उसमें से आवश्यक पदार्थों को वापस हम रुधिर वाहिनियों में ले आएंगे, किस किस में, पेरिटुबुलर नेटवर्क और वासा रेक्टा के अंदर लाएंगे। वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, पुनरावशोषण, बोले तो रीअब्जॉर्प्शन। अब ब्लड में कुछ मान लो आयन ज्यादा है, उनको वापस मूत्र के साथ निष्कासित दिया जाता है, उसे अपन कहते हैं, ब्लड से जो चीजें नेफ्रॉन में आएगी उसे अपन बोलेंगे क्या, सीक्रेशन। क्लियर। ये 3 स्टेप हो गए। अब अपन बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की। टॉपिक का नाम फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, लिख दीजिए आप ऊपर, भूल जाएंगे टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, मूत्र निर्माण। पहला स्टेप कौन सा है, पहला स्टेप लिख लीजिए आप, इसका नाम है अल्ट्रा, ULTRA, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन। या दूसरा नाम क्या है इसका, ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर से फिल्टर होकर आता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। चलिए साहब, क्लियर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब इसमें काम की बात लिखिए। सबसे पहले हमें पढ़नी पड़ेगी बोमेन संपुटक की संरचना, इसकी बोमेन संपुटक, कैप्सूल, इसी में तो इधर देखिए आप कैसे आता है ये आ गया बोमेन संपुटक। क्लियर।
ये वोमेन संपुटक है और इसके अंदर कैसी वॉल होती है, डबल वॉल होती है। ये लीजिए डबल वॉल, ये डबल वॉल। ये लीजिए वोमेन संपुटक। अब ध्यान दीजिए, वोमेन संपुटक की आंतरिक सतह पर जो उत्तक पाया जाता है, ये बना रहा हूं मैं, ये लीजिए डबल वॉल है। ये तो आंतरिक परत है जो मैंने ब्लू कलर में बनाई है, और ब्लैक वाली कौन सी है आपके, कौन सी है, आउटर लेयर है। तो इस ब्लैक वाली लेयर का नाम है पैराइटल परत, क्या नाम है, पैराइटल परत। और जो अंदर वाली है उसका नाम है कौन सी, विसरल परत। ये तो कौन सी होगी, अंदर वाली परत। और पैराइटल कौन सी परत है, बाहर वाली परत। ये आउटसाइड है, वो इनसाइड है। एक तो अंदर वाली परत है और एक बाहर वाली परत है, ध्यान रखिएगा, अंदर वाली और बाहर वाली। क्लियर। जो अंदर वाली है, यहां पर देखो मैंने ब्लू कलर में कुछ कोशिकाएं बनाई, ये होती है सरल, आप तो पढ़ चुके हो यार, सल्काकार, ये ल है यादव, उपकला उत्तक, इंग्लिश में कहते हैं सिंपल स्क्वामस। ब्लड वेसल के अंदर भी दी थी, एपिथेलियल टिश्यू, सरल सल्काकार उपकला उत्तक। क्लियर। अब क्या होते हैं, इस विसरल परत की जो ये विसरल परत है, ये देखो दो हो गई ना ये, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, बोमन कैप्सूल किसका बना हुआ है, डबल लेयर। बोमन कैप्सूल के अंदर डबल लेयर होती है, एक विसरल होती है और एक पैराइटल होती है। बाहर वाली तो होती है पैराइटल, अंदर वाली होती है विसरल। जो विसरल वाली है उसके ऊपर कौन सा उत्तक पाया जाता है, सरल सल्काकार उपकला उत्तक। और ये कोशिकाएं यहाँ आकर कुछ विशेष रूप में रूपांतरित हो जाती है। कौन सी, सरल सल्काकार। इन कोशिकाओं को हम कहते हैं पोडोसाइट। क्या कहते हैं, पोडोसाइट। क्या बोलोगे, पोडोसाइट। क्या, ये कोशिकाएं, ये सेल्स रूपांतरित यानी रूप में अंतर आ गया है, समय के आवश्यकता के अनुसार ये सेल्स रूपांतरित होकर पोडोसाइट नामक सेल्स बनाती है। तो रूपांतरण कौन सी परत का हुआ है, इसमें पता है ना आपको, विसरल का हुआ है ना, पैराइटल का नहीं हुआ। सारे रूपांतरण किसके हो रहे हैं, विसरल के हो रहे हैं। ये होगी सेल कौन सी, पोडोसाइट। क्वेश्चन, इन पोडोसाइट के बीच में देखो हल्का सा गैप है, ये गैप दिख रहा है आपको, ये, इस गैप को पोडोसाइट के बीच के रिक्त स्थान को, बीच के रिक्त स्थान को स्लिट, अंग्रेजी में याद रखना पड़ेगा आपको, स्लिट पोर्स या फिल्ट्रेशन, या छनकर आता है वैसे, या फिल्ट्रेशन पोर, पोर यानी छिद्र कहा जाता है। ध्यान रखिए, पोडोसाइट के बीच में जो खाली जगह है उसको अपन क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेशन पोर। इसी में से छनकर आएगा, ऊपर से जो भी आएगा। क्लियर, ये बात हो गई। अब अपन बनाते हैं ब्लड वेसल। ये आ गई एफरेंट आर्टेरियोल, आ गई। ये एफरेंट आर्टेरियल यहाँ आकर किस में कन्वर्ट हो जाती है, रुधिर केशिकाओं में। ये लीजिए, ये किस में बदल गई, रुधिर केशिकाओं में। रुधिर केशिकाओं में ये आ गई एफरेंट आर्टेरियोल, इधर से ब्लड आएगा,
और ये आगे इधर कौन सी बताइए, आपको कहने की जरूरत ही नहीं है। कौन सी हो गई आगे, इफरेंट आर्टरी, इसका व्यास ज़्यादा है, इसका व्यास कम है। और यहाँ पर भी ये क्या आ गया, ग्लोमेरुलस आ गया, ये तो ग्लोमेरुलस आ गया, क्लियर। और यहाँ पर भी कौन सा उत्तक होगा, सरल सल्काकार उपकला, क्योंकि रुधिर वाहिनियों की आंतरिक सतह भी किसकी बनी होती है, सरल सल्काकार। पढ़ चुके हैं अपने हार्ट के अंदर, याद करो कौन सा होता है, सरल सल्काकार उपकला उत्तक होता है इसके, क्लियर। ये आ गई क्या आपके ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज, कैपिलरीज या रुधिर केशिकाएं हो गई। अब यहां से देखो, यहां से शंकर द्रव कहाँ आएगा, इधर से होता है इधर आ जाएगा इस तरह से, ये शंकर आएगा और ये शंकर आएगा, शंकर आता है यहाँ से, इसे अपन क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट, क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट। तो कहाँ से आया देखो आप, इस तरह से ये पोडोसाइट के बीच में से है। इसको अब मैं जूम करके बताऊंगा आपको कि ये जो है ये किस तरह से होता है, आप इस संरचना को मैं जूम करूंगा, क्लियर। ये बात अपन करेंगे अभी, ये बनाइए पहले आप। तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, बोमन कैप्सूल की दो परतें होती है, बाहर वाली पैराइटल, अंदर वाली विसरल। विसरल की आंतरिक सतह पर कौन सा उत्तक, सरल सल्काकार। सरल सल्काकार कोशिका यहाँ पर इस निचली सतह पर जहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है वहाँ पर रूपांतरित होकर क्या बना देती है, पोडोसाइट। और पोडोसाइट कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है, उसको कहते हैं स्लिट पोर या फिल्ट्रेशन पोर, जिसमें से ये द्रव जो इधर से आ रहा है वो छनकर इनके बीच में से आ जाएगा यहाँ पर, ये फिर ये आगे जाएगा पीसीटी डीसीटी, क्लियर। ये बनाइए फटाफट। तो इस तरह से बोमन कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है। अब अपन बात करेंगे यहां पर जो फिल्ट्रेशन हो रहा है वो गैप किस तरह से है, कितने साइज का गैप है, क्या क्या चीजें फिल्टर होकर आ सकती है, ये सारी बातें अपन अभी इसको जूम करके डायग्राम को करेंगे। तो पहले आप ये नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं भाई। हो गया, चलिए सर हो गया। अब अपन बात करेंगे इस संरचना की जो अपन ने इतनी बड़ी बनाई है कि फिल्ट्रेशन कैसे होता है, कितनी सतह होती है। जैसे अपने रुधिर अपने लंग्स में पढ़ा था, याद करो लंग्स के अंदर क्या पढ़ा था कि कूपिका और ब्लड वेसल के बीच में कितनी परतें होती है, 3। एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, एक कूपिकाओं का सरल सल्काकार उपकला होता है और एक रुधिर वाहिनियों का सरल सल्काकार जिसको अपन एंडोथीलियम कहा था। सेम कट कॉपी पेस्ट वाली बात है। इनके बीच में भी 3 ही परतें हैं। एक तो किसकी हो जाएगी, ग्लोमेरुलस की, एक बीच में आधार्य झिल्ली और एक आ जाएगी कौन, पोडोसाइट कोशिकाओं वाली परत। बस जैसी बात है। ये देखिए बाबू किस तरह से ये बोमन कैप्सूल आ गया, इस तरह से बनाया था अपन ने अभी, देखो ये डबल वॉल आ गई, ये डबल वॉल आ गई, इधर वो कोशिका आएगी कौन सी, पोडोसाइट, क्लियर। इधर आ गई सरल सल्काकार उपकला उत्तक, ये लीजिए, और इधर से आ गई एफरेंट और इधर गई एफरेंट, ये हो गई ब्लड वेसल, क्लियर। ये ग्लोमेरुलस बन गया इधर। अब कितनी परतें हैं टोटल, 3 है, एक तो ये और एक बीच में और एक नीचे वाली। इस तरह से ये देखो, ये तो आ गई आपके ब्लड वेसल, रुधिर केशिका, ये रुधिर केशिका बना दी मैंने, देखो आप किसकी, जिससे ब्लड आएगा। और इसकी आंतरिक सतह पर कौन सा उत्तक, सरल सल्काकार उपकला उत्तक, ये लीजिए, जिसको अपन एंडोथीलियम कहते हैं। ये ली, ये आगे कौन सी, एंडोथीलियम ऑफ किसकी भाई, बोमेन संपुटक, ना 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 ना, ग्लोमेरुलस। ऊपर वाली कौन सी थी, ये वाली, ये कौन सी है, ग्लोमेरुलस की तो है, ग्लोमेरुलस,
क्लियर। और इसके नीचे आ जाती है दोनों की झिल्ली, ये वाली देखो डबल लेयर है ना, ये एक लेयर ये आगे बीच में झिल्ली, इसका नाम आ गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, आधारीय झिल्ली। 3 झिल्लियां होती है टोटल, ध्यान रखना, आधारीय झिल्ली। क्लियर। और जो तीसरी है वो आ गई अपने कौन सी, बोमन कैप्सूल वाली, जिसके ऊपर कौन व्यवस्थित है, पोडोसाइट, ये पोडोसाइट, ये लीजिए सर। क्लियर। ये आ गई आपके विसरल लेयर ऑफ किसकी, बोमन कैप्सूल की। और क्या है, बोमन कैप्सूल की कौन सी परत, विसरल परत। और ये सेल आ गई कौन सी, बोलो भाई, पोडोसाइट। के बीच में गैप कौन सा आ गया, जिसको अपन क्या कहते हैं, स्लिट पोर्स, याद हो गया, या फिल्ट्रेशन पोर। और ये आ गया आपके बेसमेंट। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं क्या, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिसको अपन कहते हैं प्रोटियोग्लाइकेन्स के कण। और इनका चार्ज होता है कौन सा, नेगेटिव। कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, यानी ऋणात्मक आवेशित होते हैं प्रोटियोग्लाइकेन के कण। बेसिकली प्रोटीन है ये कण है। और यहाँ देखो आप, ये रुधिर, यहाँ पर गैप नहीं दिख रहा आपको, ये गैप, इस गैप को अपन कहते हैं फेनेस्ट्रा। क्या कहते हैं, फेनेस्ट्रा। तो ध्यान रखने वाली बात क्या, देखो आप, इधर देखो, क्या यहां से ब्लड आएगा ऐसे, सबसे पहले यहां से छिनेगा, तो यहाँ पर छेद होते हैं, जहां से यहाँ पर छेद होते हैं छोटे छोटे, इन छोटे छोटे छेद को अपन क्या कहते हैं, फेनेस्ट्रा। क्या बोलेंगे, फेनेस्ट्रा, जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज में पाए जाते हैं। वहां से ये यहाँ पर आ गया, पूरा ब्लड सन के सारे आ गए ये लोग। फिर यहाँ पर देखो नेगेटिव चार्ज है किसके अंदर, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये पहली परत हो गई, ये पहली परत, ये दूसरी परत, और ये विसरल वाली तीसरी परत। कितनी परतें हैं टोटल, 3 परतें ना। तो यहाँ से छनकर पहले यहाँ से यहाँ आया, फिर इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में कौन से कण है, प्रोटियोग्लाइकेन के कण। प्रोटियोग्लाइकेन के कण जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। इस वजह से अगर प्रोटीन फिल्टर होकर आ गया तो नीचे नहीं आ पाएगा, प्रोटीन का चार्ज भी नेगेटिव है और प्रोटियोग्लाइकेन का चार्ज भी नेगेटिव, इसलिए प्रोटीन का फिल्ट्रेशन कभी नहीं होता है। दोनों में क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्रतिकर्षण हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रोटीन छनकर कभी नहीं आएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट कभी छनकर नहीं आएगी, बाकी प्लाज्मा सारा छन के आ सकता है। फिर ये छनकर यहाँ पर आ गया, यहाँ से किधर आ गया, ये बीच में जगह है कौन सी, याद करो, स्लिट पोर। यहाँ से और यहाँ से छनने के बाद में आ जाएगा किसके अंदर, आपको बताइए कौन सी संरचना में आ जाएगा, बोमेन संपुटक में। ये देखिए, क्लियर। तो 3 परतें हैं आपके लिए, और बाकी की बात अपन कल करेंगे। ये डायग्राम फिर से बनाएंगे कल अपन और आगे डिस्कशन करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।